हर वक्त तो चला है देश की सबसे सार्थक बहस ललकार का। और दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी फुल एक्शन मोड में है। दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल गुरुवार की शाम को ईडी की टीम उनके घर पर पहुंची थी। गिरफ्तारी से पहले ईडी की टीम ने मुख्यमंत्री केजरीवाल से पूछताछ भी की। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उनकी गिरफ्तारी की आशंका पहले ही जता दी थी और इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं देने का फैसला सुनाया था। बीते हफ्ते ही ईडी ने तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को भी गिरफ्तार किया था। मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं और अब ईडी ने इसी शराब नीति मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया और जिसके बाद सियासी ड्रामा भी अब देखने को मिल रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बार ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से समझा देते हैं कि असल में मामला पूरा है क्या, शराब घोटाला क्या है। तो समझिए, दिल्ली में 2003 से ही शराब बिक्री के लिए वेंडर्स को L1 और L10 लाइसेंस दिए जाते थे। उसके बाद 22 मार्च 2021 को डिप्टी सीएम, जो कि तब के थे मनीष सिसोदिया, उन्होंने नई शराब नीति का ऐलान कर दिया। 17 नवंबर 2021 को शराब नीति 2021-22 लागू कर दी गई और 8 जुलाई 2022 को मुख्य सचिव नरेश कुमार ने शराब नीति में घोटाले का आरोप लगाया था। इसके बाद नरेश कुमार ने एक रिपोर्ट एलजी वीके सक्सेना को सौंपी और एलजी वीके सक्सेना ने इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए सीबीआई जांच की मांग भी कर दी। उसके बाद 17 अगस्त 2022 को जांच एजेंसी ने केस भी दर्ज कर लिया इस पूरे मामले पर, जिसकी मांग एलजीवीके सक्सेना ने की थी और मनीष सिसोदिया को इसमें आरोपी बनाया। और मनीष सिसोदिया के साथ ही 3 सरकारी अफसर और 9 बिजनेसमैन के साथ 2 कंपनियों को भी इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया। इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। विवाद बढ़ा और विवाद बढ़ता देख 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द करने का फैसला किया और 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने एक कदम उठाते हुए नई शराब नीति को रद्द कर दिया। 22 अगस्त को ईडी ने सीबीआई को मामले की जानकारी लेकर सीबीआई से मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया, क्योंकि इस पूरे मामले पर सीबीआई ने दर्ज किया था मामला और 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसके बाद 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो दिन आ गया 21 मार्च 2024 का, जब अरविंद केजरीवाल को भी इसी मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। लंबी पूछताछ हुई और उसके बाद गिरफ्तार किया गया। तो ये तो है पूरा मामला। अब यह भी समझ लीजिए कि इस कथित घोटाले के तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आखिर कैसे जुड़े, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किस तरह आरोपी बनाए गए हैं। सीएम केजरीवाल को ईडी ने 2 नवंबर 2023 को पहला समन भेजा था। इसी पूरे मामले पर पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुलाया था। अरविंद केजरीवाल को यह समन पीएमएलए के तहत जारी किया गया था। ईडी की तरफ से ईडी के अधिकारियों ने यह समन जारी किया था और आरोप है कि जब एक्साइज पॉलिसी 2021-22 तैयार की जा रही थी, तब कई आरोपी केजरीवाल के संपर्क में उस दौरान थे। यह बड़ा आरोप ईडी के अधिकारियों ने लगाया अपनी चार्जशीट में। ईडी ने एक चार्जशीट में दावा किया है कि एजेंसी ने बीआरएस के नेता के कविता के अकाउंटेंट बुची बाबू का बयान दर्ज किया था और जिसमें बुची बाबू ने बताया था कि कविता केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच राजनीतिक समझ थी और इस दौरान कविता ने मार्च 2021 में विजय नायर से भी मुलाकात की थी। और इस मामले में एक और आरोपी दिनेश अरोड़ा ने भी ईडी को बताया है कि उसने केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी। ईडी का कहना है कि वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी और केजरीवाल के बीच कई मीटिंग्स हुई थी। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के शराब कारोबार में रेड्डी को एंट्री का स्वागत किया था। पूछताछ में बुची बाबू और आरोपी अरुण पिल्लई ने खुलासा किया कि वो एक्साइज पॉलिसी को लेकर केजरीवाल और सिसोदिया के साथ मिलकर काम कर रहे थे। इसके साथ ही आरोपी विजय नायर ने वीडियो कॉल के जरिए केजरीवाल
और गिरफ्तार आरोपी समीर महेंद्रू में बात भी करवाई। इस दौरान केजरीवाल ने समीर से कहा था कि विजय उनका आदमी है और उसे उस पर भरोसा करना चाहिए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री पर यह आरोप लगे हुए हैं और अब आज इस पूरे मामले पर सुनवाई भी हुई और मुश्किलें आम आदमी पार्टी की लगातार फिलहाल बढ़ती नजर आ रही हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। माधवी अग्रवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। विजय हंस जी हमारे साथ जुड़े हुए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और वंदना सिन्हा जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आलोक पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। वंदना सिन्हा जी, लगातार मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, सुनवाई हुई, जिसमें ईडी की तरफ से जब पक्ष रखा गया तो उसमें साफ तौर पर कहा गया, उसमें एक चैट का भी हवाला दिया जा रहा है कि जिसमें साफ तौर पर दरअसल ये मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जिस पैसे का इस्तेमाल करने की बात ईडी के अधिकारी कर रहे हैं, उस पैसे का इस्तेमाल गोवा के चुनाव के दौरान हुआ और उसमें जो आपके प्रत्याशी थे उनके बयान भी ईडी कह रही है कि दरअसल उनके पास है, जिनकी गिरफ्तारी अभी हुई भी नहीं है, बयान उनके हैं। आपके लोग खुद ही यह आरोप लगा रहे हैं। वंदना सिन्हा जी, वंदना जी आवाज आ रही है आपको? चलिए, वंदना जी को आवाज नहीं मिल रही है फिलहाल। और विजय हंस जी, आप लगातार इसी पूरे मामले को लेकर के ये कहते थे कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और आप ही इस मामले को लेकर के आए और आज आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सही है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत है। नमस्कार योगेश, नमस्कार टू अदर गेस्ट, बीजेपी प्रवक्ता, राजनीतिक विशेषज्ञ एंड द आप प्रवक्ता। योगेश, एक सिचुएशन एज्यूम करिए कि इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस, पूरे इंडिया के इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं। योगेश JNK न्यूज टीवी पे काम करते हैं और योगेश को एक चेयर से बांध दिया गया है, उसके पैर बांध दिए गए हैं, उसके हाथ बांध दिए गए हैं और उसके मुंह पे एक टेप लगा दी गई है। और इसी के कंपैरेटिवली एक अदर चैनल है जो दावा करता है कि वो 30 साल से इंडिया का सबसे नंबर 1 चैनल है, उसको सरकार की भी सपोर्ट है और उसके पास बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारा पैसा भी है। और जब ये जनरल इलेक्शंस खत्म होते हैं तो किसकी व्यूअरशिप सबसे ज्यादा होगी? JNK न्यूज वाले योगेश की, जिसके हाथ भी बंधे हुए हैं, पैर भी बंधे हुए हैं, मुंह पे भी चेपी लगी हुई है और एक माइक दे दिया गया है। तो किसकी व्यूअरशिप नंबर 1 आएगी? विजय जी आप चले गए फ्यूचर में, मैं तो पास्ट की बात कर रहा हूं। मैं तो पास्ट की बात, मैं इस घटना पे बहुत धैर्य से मैंने आपकी बात सुनी है, मैंने इसलिए पूरी बहुत धैर्य से बात सुनी आपकी। मैंने ये पूछा, सीधा सवाल है कि यहाँ क्यों कोई अजूब वाला कोई सवाल ही नहीं है, कोई हम क्यों think करें, कोई क्यों सोचें? लेट मी कंप्लीट। मैं ये कह रहा हूं कि जनरल इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, कांग्रेस के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं, आप इलेक्शन के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकते। जो एक साल, 5-5 साल, 10-10 साल पुराने कोई ऑब्जेक्शंस थे इंडियन इनकम टैक्स वालों को, उसके नोटिस अब आ रहे हैं। तो आप अदर पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बांध रहे हैं कि वो इसमें पार्टिसिपेट ही ना करें। हमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पे ये ऑब्जेक्शन नहीं है कि उनको गिरफ्तार क्यों किया, हमें ये ऑब्जेक्शन है टाइमिंग पे। उनको किस टाइमिंग पे गिरफ्तार किया गया है? जब इस देश में जनरल इलेक्शन चल रहे हैं, वो एक पार्टी के अध्यक्ष हैं और उनको इस टाइम पे इसलिए अरेस्ट किया गया है ताकि इलेक्शनों को इन्फ्लुएंस करा जा सके इनके फेवर में, बीजेपी के फेवर में। हमारे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें सोनिया जी, राहुल जी, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी, विजय जी, जयराम रमेश जी, विजय जी, आपको जानकारी के लिए बता दें कि आप जिस अकाउंट के फ्रीज होने का जिक्र कर रहे हैं उस पर मैंने पूरी चर्चा की। बाय द वे आप नहीं थे, लेकिन आलोक पांडे जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, आलोक पांडे जी शायद उस चर्चा का हिस्सा भी रहे हैं और मैंने पूरी चर्चा की उस पर। आप मेरी बात को नहीं, आप मेरी बात पे आ नहीं रहे हैं। मैं आ रहा हूं, आप ही की बात पर आ रहा हूं, आप ही की बात पर, विजय जी आप ही की बात पर आ रहा हूं। आपने कहा कि टाइमिंग पर आप सवाल उठा रहे हैं। इसके पहले अगर 5 राज्यों की विधानसभा के चुनाव थे, अगर उस दौरान गिरफ्तारी हो जाती तो आम आदमी पार्टी, और आप कहते कि विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं इसलिए गिरफ्तारी कर ली गई है क्योंकि वहां पर सरकार बनती नजर नहीं आ रही उन राज्यों में।
अब उसके बाद लोकसभा के चुनाव हैं, जिन भ्रष्टाचारी जिन आरोपों आप ये पे कहिए ना, जिन आरोपों पे टाइमिंग का अरविंद उससे कोई केजरीवाल जी मतलब को नहीं, गिरफ्तार देर किया आज गया दुरुस्त है। आई, आप कहिए ना कि देर आज दुरुस्त आए, टाइमिंग से क्या इशू? अगर कोई भ्रष्टाचारी हो उसको योगेश, सलाखों के पीछे जाना चाहिए। नो नो नो, दिस इज नॉट देर, दिस इज नॉट देर, ये देर नहीं है, ये आप इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के बाद उसको एक इलेक्शन को अपने फेवर में इन्फ्लुएंस करने के लिए कर रहे हैं। दिस इज नॉट ए लेवल प्लेइंग फील्ड। ठीक, कंप्लेनेंट कौन है? कंप्लेनेंट कांग्रेस, ये कंप्लेंट्स कांग्रेस पार्टी ने दे रखी हैं दिल्ली में, दिल्ली कांग्रेस ने ये कंप्लेंट्स दे रखी हैं इन चीजों के बारे में, और वो 2-2 साल हो गए उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन आप अभी एकदम से कोड ऑफ कंडक्ट लगता है और इस चीज को इन्फ्लुएंस करने के लिए कि आपके हम सवाल का भ्रष्टाचार जवाब के मैं खिलाफ माधवी हैं। अग्रवाल जी से लूंगा। ठीक है, वंदना जी, जी आपको thank आवाज you. आ रही है? अब वंदना जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी मिल रही है मुझे वंदना आवाज। सिन्हा जी, ईडी की तरफ से जो दलीलें कोर्ट में दी गई हैं उसमें इस बात का जिक्र किया गया, एक चैट का जिक्र किया जा रहा है, व्हाट्सएप चैट का, जिसमें यह कहा जा रहा है कि पैसे के लेन देन की बात हो रही है, कैश के लेन देन की बात हो रही है। गोवा में चुनाव था, उस दौरान जिन प्रत्याशियों को आपने चुनावी मैदान में उतारा था उनके बयान भी ईडी के पास हैं, जो कि आपके प्रत्याशी थे, और वो स्वीकार रहे हैं कि पैसा हवाला के जरिए उनके पास आया था और उनको पैसा चुनाव लड़ने के लिए दिया गया, इस्तेमाल किया गया। देखिए योगेश जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि मोदी जी ने कहा था अब की बार 400 पार, इसलिए उन्होंने कहा था कि शायद वो चुनाव अलग अलग तरीके से इस बार लड़ रहे हैं, क्योंकि चुनाव लड़ने का तरीका उनका अलग हो गया है। या तो उनका एक ही तरीका है कि अलग अलग पार्टी के सीएम को जेल में डाल दो, या कांग्रेस जैसे पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर दो, और उसके बाद क्योंकि कोई विपक्ष बचेगा नहीं तो चुनाव में वो 400 क्या 543 सीटें भी बोल सकते हैं। जहां तक रहा आपके चैट का सवाल, ये तो पिछले 3 साल से कोर्टों में चिल्ला रहे हैं। कभी कहते हैं जी हमें 5 करोड़ का घोटाला मिल गया है, कभी 4 करोड़ का घोटाला मिल गया है, उसके बाद 100 करोड़ का घोटाला मिल गया, और उस 100 करोड़ के घोटाले पे भी साफ 30 अक्टूबर को जस्टिस खन्ना ने ये दिया था कि ये 100 करोड़ का घोटाला भी स्टैब्लिश नहीं होता है, इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट। 12 तारीख को अरे अब तो सुप्रीम 600 कोर्ट ने करोड़ का अपने घोटाला सामने आ ऑर्डर गया, में ये 100 के कहा बाद था, 300 करोड़ और अब 600 करोड़ का बताया जा रहा है। यही तो ईडी को पता ही नहीं कि घोटाला कितने का हुआ है। कभी वो घोटाला 5000 करोड़ का था, कभी वो 3000 करोड़ का था, फिर वो 100 करोड़ का हो गया, और उस 100 करोड़ पे भी साफ साफ जो सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क्स था वो ये रिमार्क्स था कि कहीं से भी एस्टैब्लिश नहीं होता है और इस पे डिबेट की जरूरत है। 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि यदि इस केस में क्रॉस एग्जामिनेशन में जाएगा तो दिस केस विल फॉल फ्लैट। तो एक्चुअली में ईडी को कुछ भी पता नहीं है, ये एक पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड मैटर है, और ये जो कुछ भी ईडी कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कर रही है। और ईडी और सीबीआई जैसे एजेंसी का कोई भी अकाउंटेबिलिटी है ना, उसकी किसी स्टेटमेंट की अकाउंटेबिलिटी है। आज जब कोर्ट में, हाई कोर्ट में डेट दिया गया था, इतनी क्या इमरजेंसी पड़ गई थी कि आफाताफी में उनको 24 घंटे पूरे नहीं होने के बावजूद 10वां समन देकर उन्होंने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। तो ये साफ साफ प्रूव करता है कि कोई घोटाला नहीं है। आज तक 2 साल से इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद, हमारे बड़े बड़े लीडर्स को जेल में रखने के बावजूद, एक भी वो प्रूव कर नहीं पाए, he has not brought a single piece of paper as an evidence before the court। तो आप इसमें आप सब सीधा खुद भी आप लगा सकते हैं कि सिर्फ एक चुनावी माहौल बनाने दोनों लोगों के की लिए बात एक ही है। इतिहास में पहली वंदना जी आप बार भी वही किसी कहना चाह रहे हैं और सिटिंग विजय जी सीएम ने को भी इस वही तरीके बात से कही उठाया है। चुनाव को प्रभावित करने के लिए माधवी अग्रवाल जी 400 पार का जो नारा दिया गया है और उसी नारे को साकार करने के लिए ये पूरी रणनीति बनाई जा रही है। आपके पास आएंगे माधवी जी, लेकिन बड़ी खबर आ रही है केजरीवाल के रिमांड पर फैसला सुरक्षित किसी भी समय आ सकता है। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है। इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बता दें कि केजरीवाल के वकीलों ने विरोध किया है रिमांड का। 10 दिन की जो रिमांड मांगी गई है उसका विरोध किया गया है और केजरीवाल के रिमांड पर फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया गया है और किसी भी वक्त यह फैसला आ सकता है। माधवी अग्रवाल जी, सवाल वही है कि लगातार विपक्षी दलों की तरफ से यही आरोप लगाया जा रहा है कि 400 पार का जो नारा दिया गया उसको साकार करने के लिए ये सारी रणनीति और सियासी जमीन तैयार की जा रही है। देखिए योगेश जी, 400 पार का नारा जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है वो अपने काम को देखकर दिया है और जनता की आवाज बनकर दिया है, ना कि ईडी और सीबीआई के अपने जो उनके काम है उसको देखकर दिया है। भले ही ये आरोप लगाते रहे, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठकर जिस तरीके से बता रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने, जो इनके जो स्पोक्स पर्सन है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बार बार आकर
इंडिया गठबंधन को बनने के पहले सबसे पहले जो आवाज उठाना शुरू किया और एक तरीके से वो ये कहना चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इनके साथ मिलकर काम कर रही है, तो ये लोगों ने आके बोलना शुरू किया कि बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, क्यों नहीं इनको पकड़ा जा रहा है, क्यों नहीं जेल में डाला जा रहा है, क्यों नहीं इनके ऊपर में आरोप लगाया जा रहा है, कहाँ है यहाँ इस देश की ईडी सीबीआई कहाँ है। तो कांग्रेस जब तक इंडी गठबंधन बना नहीं था तब तक तो ये लोग इनके लिए ये इतना बड़ा घोटाला स्कैम था, लेकिन आज जब इंडी गठबंधन बन गया उसके बाद ये घोटाला अब राजनीतिक एक प्रतिद्वंदिता हो गई। आश्चर्य की बात है, इनके कौन से स्पोक्स पर्सन ने नहीं बोला, सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जो हम ट्विटर पे भी देख रहे हैं, बाकी सब प्लेटफॉर्म पे भी देख रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि देखिए कि टाइमिंग आप देखिए, मनीष सिसोदिया जी का जब अरेस्ट किया गया तब कब अरेस्ट किया गया, क्या उस समय जनरल इलेक्शन थे क्या? कोई इलेक्शन नहीं था। सीबीआई और ईडी अपना काम कर रही है तरीके से, और जिस उनको 9 बार सम्मन भेजे गए। आप देखेंगे कि परसों हाई कोर्ट ने बोला, जब उन्होंने सारे बातों को सुना, और ये हाई कोर्ट पे सुनवाई किसकी तरफ से हुई थी? केजरीवाल जी की तरफ से हुई थी। केजरीवाल ने अपनी रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दी थी, याचिका दी थी, जिसको हाई कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज किया और ईडी से प्रश्न पूछा कि भाई 8-9 सम्मन के बाद भी अगर ये प्रस्तुत नहीं हुई तो आप लोगों ने अभी तक इनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? क्या आप लोग ये कहना चाहते हैं कि देश की जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो न्यायिक प्रणाली यही सवाल है, तो आम आदमी उस पर आप पार्टी के प्रश्न नेता चिन्ह भी लगाने यही का सवाल तो प्रयास आम कर आदमी रहे पार्टी हैं? के नेता उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर गिरफ्तारी करना था तो पहले समन में ही गिरफ्तारी हो जाती, तभी तो वो टाइमिंग का इशू बना रहे हैं। देखिए, ईडी ने पूरा समय दिया और उन्होंने 8-9 समन के बाद जब उन्होंने अपनी याचिका को केजरीवाल ने दिया अपनी गिरफ्तारी को रुकवाने के लिए, वो चाहते थे कि उनको राहत मिले, जो कि खुद हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज किया। क्यों भूल जा रहे हैं आप लोग? इस बात को क्यों भूल रहे हैं कि याचिका को खारिज करने वाली हाई कोर्ट है, बीजेपी नहीं है। आप वहां पर जिस तरीके के सबूतों को प्रस्तुत किया गया, उसके बाद हाई कोर्ट अगर ये बोल रही है कि आपने अभी तक इनको गिरफ्तार नहीं किया, क्यों नहीं किया, तो क्या ये समझ पा रहे हैं कि किस तरीके के सबूत उन्होंने प्रस्तुत किए होंगे? और हाई कोर्ट ने ये कहा जो याचिका करता है उन्हीं को बोला जा रहा है कि इनको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। और आप लोग यहाँ बैठकर राजनीति खेल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लोग न्यायिक प्रक्रिया को भी प्रश्न चिन्ह में लगाना शुरू कर देते हैं, आप लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर देते हैं। आप लोग अगर इस देश की हर व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे तो इस देश की व्यवस्था को देखेगा कौन? मुझे एक चीज बताइए, ये वो केजरीवाल है जो ये बोलते थे यदि किसी पर आरोप लगेगा तो सबसे पहले इस्तीफा दिया जाएगा और उसके बाद जो है उसकी जांच की जाएगी। आज वही केजरीवाल अपनी बातों से मुकर गए। अरे आप तो देखिए, इनकी हर विषय जो भी इन्होंने बोला उसके ठीक विपरीत इन्होंने काम किया। आज इनके अगर इनकी कार्यप्रणाली को देखा जाए तो सब चीजों पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। जिनके घरों में लाखों के पर्दे आते हैं, वो आप उनसे किस तरीके की उम्मीद करते हैं कि वो इस देश के बारे में सोचेंगे, वो दिल्ली के बारे में सोचेंगे, वो समाज के बारे में सोचेंगे? सवाल ठीक है, आपके कई सवाल ये हो गए हैं। आम आदमी वंदना पार्टी जी से- केवल आम आदमी पार्टी की नाम की आम आदमी है, बाकी इनके कोई काम आम आदमी के लिए नहीं ठीक है, नाम की आम आदमी पार्टी है, बाकी खास पार्टी बनी हुई है, आपका ये आरोप है। आलोक पांडे जी, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? अगर देखें तो कितनी सियासत देखते हैं और कितनी हकीकत देख पा रहे हैं? देखिए, जब तक अरविंद केजरीवाल जी पूरे दोषी न हो जाए तो उसमें सियासत का मिक्सअप तो रहेगा ही, और नेता और सियासत दोनों न मिले ऐसा हो नहीं सकता। अगर लालू यादव जेल गए थे तो आज तक सियासत मानी जाती है, बिहार में तो माना जाता है कि लालू यादव जेल जाने के बाद वो रिस्पेक्टेड लीडर है, तो इसलिए राजनेता अगर है तो सियासत रहेगी। अब रहे के बाद टाइमिंग की बात, तो टाइमिंग भाई नवा सम्मन है, पहले सम्मन में भी गिरफ्तार हो सकते थे, लेकिन पहले सम्मन में होते तो कुछ दूसरी तरह के आरोप होते। अभी झारखंड के मुख्यमंत्री जी को 8वें-9वें सम्मन में गिरफ्तार किया गया था, वो लोग भी तो टाइमिंग खेल रहे थे ना। अरविंद केजरीवाल जी के पास विपश्यना का समय था, वो विपश्यना करने जा सकते हैं, लेकिन ईडी के संबंध में आंसर करने नहीं जा सकते। अरविंद केजरीवाल न्यायालय क्यों गए कि साहब हम संबंध में चले जाएंगे, लेकिन आप हमें ये गारंटी दे दीजिए कि हमें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो बड़ा वायरल है, एक वो कहीं पर प्रोग्राम में कर रहे थे कि मनीष मेरा कोई नहीं लगता, अगर मनीष करप्शन करेगा तो मनीष को जेल भेज दिया जाएगा। अगर कोई विधायक जी आज वो वायरल है। तो अब आप बताइए, अगर मैं तो मनीष तू मुझे जेल भेज देना। अब ऐसा सौभाग्य देखिए कि मनीष ने जेल भेजने के लिए बाहर नहीं है, संजय भी जेल भेजने के लिए बाहर नहीं है, सब लोग जेल के अंदर है। मैं मानता हूं कि बीजेपी ईडी का दुरुपयोग कर रही है, मान लीजिए, हम बिल्कुल मान रहे हैं, बिल्कुल वो भ्रष्ट हो गई है और ईडी और सीबीआई का भयंकर दुरुपयोग कर रही है। क्या न्यायालय का भी दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी?
क्या विपक्ष के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता ये कहना चाहते हैं कि ईडी में गिरफ्तारी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी न्यायालय को मैनेज कर ले रही है? 12-12, 15-15 महीने से आम आदमी पार्टी के नेता, कुछ तो 2-2.5 साल भी हो गए, हाँ। वो जेल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो क्या इस देश में न्यायालय भी मैनेज हो गया है? अब न्याय पर भी भरोसा नहीं रहा। कहीं तो कुछ गड़बड़ है कि आपका डिप्टी सीएम जेल जाता है और वो जेल से बेल में बाहर नहीं आता। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो माफ कर दिए जाए, वो जेल से बेल नहीं मिल पाती है। 13-14 महीने हो गए डिप्टी सीएम को। कुछ तो ऐसा है ना वंदना जी, कि आपको बेल नहीं मिल रही। वंदना जी, ये बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। आ रहा हूं विजय जी, आ रहा हूं आपके पास। वंदना जी, बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब जाहिर तौर पर है, ये सब देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि जेल से बेल नहीं मिल पा रही है। देखिए योगेश जी, मैं सबसे पहले तो थोड़ा सा आलोक जी का नॉलेज बढ़ा देती हूँ कि ये जो पीएमएलए, ये जो विपक्ष है, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, हर विपक्ष के ऊपर एक ही केस लगाती है, पीएमएलए का। आखिर ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ सारी विपक्ष की पार्टियों पे पीएमएलए का केस लगाया जा रहा है? ये एक सोचने वाली विषय है। इसके सोचने वाली विषय ये है क्योंकि इसमें संशोधन लाया गया था, और मैं बता दूं संशोधन में पीएमएलए के अंदर ईडी के पास पावर है, सेक्शन 50 के अंदर वो समन कर सकती है, ये पावर है। और समन करने के बाद मैं आपको ये बता दूं कि जब ये कोर्ट में जाता है मैटर, तो कोर्ट ये प्रोज्यूम करती है सेक्शन 24 के अंदर कि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, और इसमें बेल देना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ये पीएमएलए के अंदर संशोधन हुआ था, और जो कि अभी मैटर पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, इसकी सुनवाई जुलाई में होनी है। उसके अंतर्गत इसमें ऑलमोस्ट पीएमएलए के अंदर जो बेल होना है वो मुश्किल है, क्योंकि कोर्ट ऐसा प्रेज्यूम करती है। इसलिए ईडी सारे के सारे विपक्ष के ऊपर पीएमएलए के ही केस लगाए जाते हैं। क्या आपने आज तक देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के ऊपर इस तरीके से छापा मारा गया हो पीएमएलए में और उनको अरेस्ट किया गया हो? है कि जिसको भी आरोपी बनाया जाता है वो अपने आप को साबित करे कि हम निर्दोष हैं, तो हम साबित कर देंगे कि अगर हम निर्दोष हैं तो हमको साबित करना होगा ना, हमको बताना होगा। ठीक है, अगर ईडी की तरफ से ईडी को कुछ अधिक शक्तियां मिली हैं तो हम अपना कर्तव्य तो निभा ही रहेंगे, वो पूरा उसमें तो 100% दे रहे होंगे कि हम साबित कर दें कि हम निर्दोष हैं। इसलिए तो इसमें टाइम लगता है योगेश जी। यदि आपको भी हमारे कोर्ट प्रोसीजर्स पता है, डेट पे डेट लगती है, क्योंकि जब तक आप ट्रायल नहीं करोगे, आपको मैंने पहले भी बताया कि जब सुप्रीम कोर्ट में 12 अक्टूबर को सुनवाई की गई थी और उनको यह बोला गया था कि जब ये केस ट्रायल में आएगा और जब क्रॉस एग्जामिनेशन में होगा तो दिस केस विल फॉल फ्लैट। इसमें 2 क्वेश्चन में भी ये केस टिक नहीं पाएगा। लेकिन आपको भी पता है हमारे यहाँ डिले होता है, और डिले की वजह से अभी भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं। और जब प्रोसीडिंग्स होगी, और मैं आपको ये भी बता दूं, सिर्फ दोष लगाने में और कन्विक्शन होने में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे कई केसेस हुए, आप ईडी का कन्विक्शन रेट उठा के देख लीजिए। ऐसे कितने केसेस हुए जिसमें 2-2 साल 3-3 साल रखा गया अक्यूज को और बाद में उसमें केस प्रूव नहीं हुआ। क्यों? मैं आपको एक चीज और भी बता देती हूँ, एक चीज 2 मिनट और लूंगी मैं आपसे, क्योंकि आप ईडी के केस में वही निकल पाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। छगन भुजबल जैसे जिसके केस होंगे कि बाद में ईडी कहते हैं कि केस मिल नहीं रहा है। इस सवाल का जवाब मैं माधवी जी से लूंगा। आलोक जी 10 सेकंड में, उसके बाद विजय जी के पास आता हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ईडी ने एक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उसने कहा था कि नेताओं पर जितना मैंने मुकदमा किया है उसमें हमारा सक्सेस रेट 90% है। हम आम लोगों पर भले सक्सेस ना हो, लेकिन अगर हमने नेताओं पर मुकदमा किया है तो 10 में से 9 नेता हमारा जेल में है या उनके ऊपर हमारा सक्सेस रेट है। इसलिए ईडी नेताओं के मामले में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। अब चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। कांग्रेस जब शासन में थी तो 70% विपक्ष के नेताओं पर करती थी, भारतीय जनता पार्टी है तो 90% करती है। लेकिन कोई भी सत्ता में आएगा अगर विपक्ष के खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई करता रहा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं। विजय जी जी बात का जवाब दे दूं कि अरेस्ट करना सक्सेस रेट नहीं होती, कन्विक्शन उसको प्रूव करना सक्सेस रेट होती है, जो ईडी अभी तक प्रूव कर नहीं पाई। अजीत पवार को क्लीन चिट मिल चुकी है, अशोक चौहान जी हो गए, हिमंत बिस्वा शर्मा हो गया, वेस्ट बंगाल में टीएमसी के लीडर हो गए। तो ईडी अभी तक किसी के उसको गुनाह को, उसको क्राइम को कन्विक्ट नहीं कर पाई है। और दूसरी बात मैं ये कह दूं कि जो भी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, गिरफ्तारी की बात नहीं कर रहा, एक्चुअली इनकरेक्ट है साहब। आलोक जी अपनी बारी में प्लीज, अपनी बारी में। तो ये जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं, जो भी इन पे आरोप हैं, जिनमें इनकी गिरफ्तारी हुई है, उसके कंप्लेनेंट हम लोग हैं। दिल्ली कांग्रेस है उसकी कंप्लेनेंट। एलजी दिल्ली को कंप्लेंट्स माननीय दिल्ली कांग्रेस के लीडर्स ने दे रखी है
तो हम किसी की डिफेंस नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमको हमारा क्वेश्चन टाइमिंग पे है। आपको याद होगा योगेश कि हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह जी की बेटी की शादी थी और उसी दिन उनके ऊपर रेड करी गई। ये एक तरीका है, ये एक मनुवादी सोच है प्रधानमंत्री की, किसी लीडर की हिम्मत को तोड़ना कि वो बाद में फाइट ना कर पाए। अगर कोई गुनहगार, प्लीज आलोक प्लीज एट योर टर्न प्लीज किसी की हिम्मत तोड़ना। आपकी बेटी की शादी है और आप पे उसी दिन रेड पड़ रही है, आपके उसी दिन, ना उसके बाद ना उससे पहले। नहीं, ये मनुवादी क्यों है? दूसरी ये जनरल इलेक्शन है। ये अगर ओपोजिशन लीडर्स को इस मोमेंट पे गिरफ्तार किया जा रहा है तो ये एक साजिश सिर्फ उस लीडर्स के या उस पार्टी के अगेंस्ट नहीं है, ये साजिश उनके वोटर्स के अगेंस्ट है। ये साजिश उन वोटर्स के अगेंस्ट है उस पार्टी के समर्थक हैं, उनकी पॉलिसी जो आप मनवादी सोच कह रहे हैं। प्रधानमंत्री डेमोक्रेसी को चैलेंज कर रहे हैं, बीजेपी इंडियन डेमोक्रेसी को चैलेंज कर रही है। मैं ये प्रश्न आपसे कह रहा हूँ कि इसमें मनु प्रभु कहां से कर रही है? नहीं सर, मैं कह रहा था कि इसमें मनु कहां से आ गए, हमारे ऋषि कहां से आ गए? अरे तो इसमें किसी की बेटी की शादी है, किसी की बेटी की शादी है और उसी दिन आप उस पे, लेकिन हमारे ऋषियों को उसी दिन आप बख्श दीजिए प्रभु। आलोक, आप बात को गलत, आप बात को मुद्दे पे रखिए। पूर्वजों को आप ऐसे कहते हैं, हमें बुरा लगता है साहब। जिस दिन वीरभद्र सिंह जी की बेटी की शादी है उसी दिन उन पे रेड होती है, ना उससे पहले ना उसके बाद। और इलेक्शन, मुझे आपत्ति नहीं, भारत में इस समय इलेक्शन का समय है और उसी समय पे ईडी आकर ऑपोजिशन लीडर्स को गिरफ्तार करना शुरू कर देती है। इस समय ईडी में इस टाइम बीजेपी के पेंडिंग केसेस भी होंगे, बीजेपी लीडर्स के पेंडिंग केसेस भी होंगे, बीजेपी के साथ एनडीए अलायंस समय में भ्रष्टाचारी आ रहा है, के पेंडिंग केसेस भी होंगे। तो उनको क्यों नहीं ईडी गिरफ्तार कर रहे हैं? उनको कैसे क्लीन चिट मिल रही है? अजीत पवार कैसे बीजेपी कितनी एरोगेंट हो गई? अशोक चौहान जी पे बहुत सारे इन्होंने आरोप लगाए थे, छगन भुजबल जी पे बहुत सारे आरोप लगाए थे। ठीक है, अच्छा ठीक है विजय जी आप रुकिए, विजय जी आप रुकिए, विजय जी बात कर रहे हैं, ठीक है विजय जी आप रुकिए, बीजेपी प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं विजय जी, ठीक है विजय जी आप रुकिए। अब हम सही टाइमिंग पे आ जाते हैं, हम लोग हैं। ठीक है एक थोड़ा सा याद दिलाते हैं टाइमिंग का विजय जी को। विजय जी, सुखपाल खैरा है आपके नेता पंजाब में? बिल्कुल हाँ जी। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब से हूं। हाँ, पंजाब से तो आप बेहतर तरीके से, हूं। तब बहुत बढ़िया, आप और अच्छी तरीके से आप जानते होंगे, उनके करीबी भी होंगे, बेहतर तरीके से। डेफिनेटली हाँ जी। आम आदमी पार्टी की सरकार है, एनडीपीएस एक्ट के तहत जो मामला चल रहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार के तहत उन पर कार्रवाई की गई। तब आपने क्या किया? आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा वहां पर खोला, आपने पंजाब में खोला। आपने कहा कि आप सरकार ने कहा, और आम आदमी, अरे सुनिए ना, अरे सुन लीजिए साहब, तो सुनिए ना, अरे तो सुनिए तो साहब, आप कहिए फिर दोनों बीजेपी और यहीं पे इसी मंच पर कहिए कि आप भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी सेम एक ही जगह पे खड़े हुए हैं। आपने कहा कि ये कार्रवाई गलत हो रही है, आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये कार्रवाई कानूनी तहत पर हो रही है, ये सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है, कानून जो कहता है वो हो रहा है। और उसी, अरे सुनिए तो, उसी के आसपास चुनाव थे 5 राज्यों में, कानून उसी दरमियान 5 राज्यों में चुनाव थे। कानून को आप अपनी तरह से मोल्ड नहीं कर सकते। दिस इज नॉट ए डिस्क्रिशन। तो आप बोलिए ना कि आम आदमी पार्टी की सरकार मोल्ड कर रही है, आप बोलिए ना यहाँ पर। क्या आम आदमी पार्टी की सरकार कानून को अपने तरीके से मोल्ड कर रही थी ना पंजाब में? पंजाब में कांग्रेस लीडर्स के अगेंस्ट हो रहा है, हम नहीं, तो वहां पे भी विरोध तो वहां पर कानून को आईना, कानून को धता बता रही है ना पंजाब सरकार। आप ये कह रहे हैं, मेरा बहुत सीधा सवाल विजय जी, बहुत सीधा सवाल, पंजाब सरकार कानून को धता बता रही है क्या? पंजाब सरकार कानून को धता बता रही है, कानून को अपने अकॉर्डिंग, अपने हाथों के अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर रही है, अपने अकॉर्डिंग चलाना चाह रही है? बिल्कुल, यस। मतलब पंजाब सरकार भी, आम आदमी पार्टी भी उसी स्थान पर खड़ी है ना जहां पर बीजेपी खड़ी हुई है। ठीक है वंदना जी, एक छोटा सा कमेंट, आ गई बात आपकी बात आ गई। वंदना जी, एक छोटा सा कमेंट आप दीजिए, उसके बाद माधवी जी के पास आता हूं आपके सवाल, क्योंकि माधवी जी से थे उस पर भी मैं जाऊंगा। अगर आप पंजाब में कांग्रेस के साथ वैसा कर रही हैं, आपके आरोप को एक सेकंड के लिए मैं मान लूं कि दिल्ली में ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो क्या गलत हो रहा है? ये विजय जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। मैं तो सीधा ये बात कह रही हूँ
कि मैंने तो अभी भी ये बात आपको अभी 2 सेकंड पहले भी यही बात बताई कि बात यहाँ पे कांग्रेस, बात यहाँ पे आम आदमी पार्टी, बात यहाँ पे किसी और पार्टी की नहीं है। बात यहाँ पे जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, बात उसकी है। जिस तरीके से गिरफ्तारी हो रही है, बात उसकी है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सारे विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी की जा रही है, बात उसकी है। वही काम तो आपने, वंदना जी, वही काम तो आपने पंजाब में किया ना। ये हमने आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये आपके सहयोगी दल हैं, आपके सहयोगी दल हैं, विजय जी बैठे हुए वो आरोप लगा रहे हैं, ये हमारा आरोप नहीं है। योगेश जी आप टाइमिंग देखिए, तो टाइमिंग 5 राज्यों में सरकार थी मैडम। अरे वंदना जी आप देखिए ना, जब सुखपाल खैरा पर कार्रवाई की गई उन्हीं दरमियान 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे और वहां पर तैयारियां की जा रही थी सभी राजनीतिक दलों की तरफ से। 5 राज्यों में चुनाव थे। मैंने कहा है कि आप ये देखिए, एक सिटिंग सीएम को या आप ये कहें कि आप हेमंत सोरेन हो या फिर अरविंद केजरीवाल, एक सिटिंग सीएम को इतिहास में पहली बार ऐसे लोकसभा के चुनाव ये अदालत ने कहा है। सिटिंग सीएम है तो इसका मतलब नहीं कि वो भ्रष्टाचार करेगा तो एजेंसियां अपना काम नहीं करेंगी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अदालत कह रही है। ये नहीं बोल सकते ये अदालत कह रही है। भ्रष्टाचार किया नहीं है। एलिगेशन लगाना और एलिगेशन प्रूफ होना 2 डिफरेंट चीजें हैं। मैं किसी को कह रहा हूं, मैं कोई भी मुख्यमंत्री हूं, मैं अरविंद केजरीवाल को नहीं कह रहा हूं, मैं कोई भी हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अदालत कह रही है कि कोई भी नागरिक होकर भ्रष्टाचार करेगा, कोई भी मुख्यमंत्री हो भ्रष्टाचार करेगा तो उसके खिलाफ जांच होगी। इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि उससे पूछताछ नहीं कर सकती एजेंसियां। मैं आपको बता दूं योगेश जी, एक अक्यूज में और एक कन्विक्ट में फर्क होता है। यदि आप किसी को अक्यूज कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि इट हैज बीन प्रूव्ड बाय द कोर्ट। यदि आप इसको भ्रष्टाचार कैसे कह सकते हो? ईडी ने फॉल्स प्रूफ किए हैं, ईडी प्रूफ करके तो दिखाए। आज 10,000 पन्नों का उन्होंने चार्जशीट फाइल कर दिया, एक भी पीस ऑफ पेपर लेकर नहीं आ पाते एविडेंस में। गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी करे, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे विजय नायर हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, और आज अरविंद केजरीवाल है। तो आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अब ये तो देखिए, वैसे भी राजनीतिक इन्फ्लुएंस है, सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी को यूज करके इस तरीके के फॉल्स एलिगेशंस लगा के नेताओं को अंदर कर रही है। आप लगातार, आप लोग वैसे भी आरोप लगा रहे हैं। माधवी जी, आपके साथ जो नेता हैं वो बड़े भ्रष्टाचारी थे पहले जब आपके साथ नहीं थे, और आज आपके साथ आ गए तो वो बड़े पाकसाफ हो गए। ताबड़तोड़ कार्रवाई जिस तरह से विपक्ष के नेताओं पर हो रही है, ये कार्रवाई शिथिल क्यों पड़ी हुई है? जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिन पर जांच चल रही है, जो आज आपके साथ हैं। देखिए योगेश जी, मैं सबसे पहले कुछ पॉइंट रख देती हूँ। बार बार ये बोल रहे हैं, तो जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हुए हैं, किसी के ऊपर भी क्लीन चिट नहीं दिया गया है। अभी भी उनके ऊपर कार्रवाई जस की तस चल रही है और उनका ट्रायल वैसे ही चल रहा है। ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उनको साफ पाक कर दिया गया, ऐसा नहीं है। उनकी अभी भी प्रक्रिया वही चल रही है। रही बात हेमंत बिस्वा शर्मा की, तो 2018 में कोर्ट ने खुद ही उनके केस को खारिज किया था। छगन भुजबल का भी 2013 में केस खारिज हो चुका है अपने आप से। अब ये बार बार कोर्ट की जुडिशरी को ही अगर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे तो इसके लिए मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। मैं इनसे ही पूछना चाहती हूँ, ये जो बैठे हुए हैं, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बहुत लेट से आपने मौका दिया है योगेश। नहीं, मैं आपने 2 नाम गिराए तो मैं भी उसमें एक नाम जोड़ दे रहा हूँ ना, ऐड कर दे रहा हूँ। योगेश जी, मुझे आज वो सत्ता भोगी है और प्रदेश की राज्य की आर्थिक स्थिति उनके हाथ में है, ताला चाबी उनके हाथ में है। मैं आपको सारे जवाब देना चाह रही हूँ, आप सुन लीजिए। मैं यही कह रही हूँ कि यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, आम आदमी के प्रवक्ता बैठे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब देंगे क्या कि अगर शराब नीति में, आम आदमी पार्टी से भी मैं पूछना चाहूंगी कि जब शराब नीति अगर गलत नहीं थी तो इन्होंने शराब नीति को बदला क्यों? ये वही लोग हैं, कांग्रेस को याद रखना चाहिए, जो ऑटो के पीछे में लगा के रखते थे कि शीला दीक्षित बेईमान है। ये वो लोग हैं, जब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी तो केजरीवाल ने चिल्लाकर कहा था, उस समय तो कोई आम चुनाव नहीं थे, तब कहा था कि मनीष सिसोदिया को तो मैं भारत रत्न का अवार्ड दे सकता हूं। तो इस तरीके की बातें इन लोगों ने की है। सबसे ज्यादा अगर प्रश्न चिन्ह अगर लगाया है तो कांग्रेस पार्टी ने लगाया है आम आदमी पे। और ये जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के लिए उगी पनपी, वही आज आके खड़ी हो गई है सामने बीजेपी के। भाई बीजेपी तो अपना काम करिए, बीजेपी को का जो जनाधार है वो प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, हर चुनाव में बढ़ रहा है। तो आप लोग आरोप लगा के क्या पा ले रहे हैं? जनता तो आप लोगों को जवाब दे रही है। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बार बार ये जो बोल रहे हैं कि भाई ईडी इनके हिसाब से चल रही है, तो जुडिशरी भी इनके हिसाब से चल रही है। हाई कोर्ट को एक तरफ ये बोल रहे हैं कानून को मरोड़ा नहीं जा सकता, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि कानून उनको गिरफ्तार क्यों किया गया। तो आप जाके हाई कोर्ट पे पूछ लीजिए कि भाई आपने क्यों कहा, ईडी से क्यों पूछा ये कि आपने अभी तक इनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया।
तो ये तो हाई कोर्ट याचिकाकर्ता को ही बोल रही है कि आपने क्यों नहीं अभी तक इनको गिरफ्तार किया। तो ये इंडी गठबंधन जो इनका है, मैं आपको बता देती हूँ योगेश जी, हर राज्य में इनका इंडी गठबंधन अलग रूप में है। आप देख लीजिए, पंजाब में जब ये जाते हैं तो पंजाब में जब यात्रा पहुंचती है तो वहां पर इनके अलग जो नहीं, अब पीएम तो है और वो एकजुट आते हो नहीं, गया, आम अब तो आदमी और पार्टी एकजुट के। होता नजर आ वहीं रहा है। आप और देख इस लीजिए, घटना के बाद मुझे पूरा करने दीजिए, वहीं इंडी गठबंधन के जब लोग, मतलब कांग्रेस के जब लोग पहुंचते हैं टीएमसी के राज में, तो वहां पे ममता बनर्जी बोलती है कि हमें तो कोई निमंत्रण नहीं मिला, मैं नहीं आऊंगी। और उसके बाद में वहां पे सारे सीटों का अनाउंसमेंट हो जाता है और वो बोल देते हैं हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, और लेकिन यहाँ आप माधवी देखिए कि क्या सिनेरियो क्या है। आप देखिए, एक मिनट, क्या सिनेरियो है, क्या दिल्ली में यहाँ पर टीएमसी, कांग्रेस, सीपीआईएम, ये सारे के सारे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप लोग देश को क्या भ्रमित करना चाहते हैं? कौन सा गठबंधन आप लोग गठबंधन की नीति को निर्वाह कर रहे हैं और देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं कि आप अलग राज्यों में अलग तरीके से पेश आते हैं, एक दूसरे के साथ में आपस में लड़ते हैं कुत्ता बिल्ली की तरह, और दूसरी राज्यों में जहां पर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना है, वहां पर आप लोग एक हो जाते हैं। तो आप लोगों को भ्रमित करना बंद करिए, और जब न्यायिक प्रक्रिया हो रही है तो उस पर आप लोग सहयोग कीजिए, क्योंकि अभी तक तो 100 करोड़ का घोटाला था, लेकिन अभी तो ईडी ने जो आज चार्जशीट दी है उसमें तो ये पता चल रहा है कि 300 करोड़ से ज्यादा है का घोटाला, और कितने पैसे वो जो और हवाला के आगे जरिए छानबीन गोवा में जांच में आगे आ जाएगा माधवी जी। योगेश ठीक है माधवी जी, आ जाएगा वो उसका भी हम आगे जिक्र करेंगे। आलोक पांडे जी, ये एक बड़ी गलती तो नहीं, अच्छा कुछ कहना चाह रहे हैं विजय जी? 10 सेकंड में आप कहिए, उसके बाद आलोक जी पास आता हूं। विजय जी। जी माधवी, नेक्स्ट टाइम पे प्लीज अपने शब्दों पे ध्यान रखिएगा। कुत्ता बिल्ली यूज किया तो अगली बार से मैं ऐसे ऐसे शब्द यूज करूंगा कि आप अपना मुंह छुपाती फिरेंगी। प्लीज अगली बार से अपने शब्दों का ध्यान रखिए। दोनों लोगों को मैं रोक रहा हूं इसके लिए। खैर आलोक पांडे जी, ये एक बड़ी गलती तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि जो आरोप लग रहा है, माधवी जी ठहरिए, एक सेकंड। आलोक पांडे जी, कहीं गलती तो नहीं है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार ये आरोप जो लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये कार्रवाई की जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि अगर देश भी देख रहा है, जनता भी देख रही है, जनता भी इस बात को समझ रही है कि विपक्ष के नेताओं पर ही कार्रवाई हो रही है। ठीक है, ये बात वो मानती है कि भ्रष्टाचारियों को बाहर नहीं रहना चाहिए, सलाखों के पीछे रहना चाहिए, लेकिन केवल विपक्ष के नेताओं को भी नहीं, सत्ता पक्ष में जो भ्रष्टाचारी हैं उनको भी सलाखों के पीछे जाना चाहिए। सहानुभूति, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया के पक्ष में सहानुभूति चली जाए और ये बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाए? क्योंकि इसकी दो बातें, पहली बात तो मैं आपके साथ ही कह चुका हूं बात की, भारतीय जनता पार्टी या बिल्ली का बच्चा अपने बच्चे को बहुत कोले दबाता है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो अपने भ्रष्टाचारी हैं, ऐसा नहीं है, उनको उसकी जांच धीमी कर दी है, इसमें तो साफ दिखाई दे रहा है। कोई भी कह सकता है, मैं एज ए राजनीतिक विश्लेषक मुझे मानना ही पड़ेगा कि बीजेपी में भ्रष्टाचार है ही नहीं है, एक भी भ्रष्टाचारी नहीं है। और आप जहां खोलेंगे वहां भ्रष्टाचारी मिल जाएगा, खोल के देखिए अपने नेताओं को, हर जिले हर राज्य में मिल जाएगा भ्रष्टाचारी, जरा ढंग से जांच कराइए। लेकिन अब वो क्योंकि जांच दबाव में अभी पकड़ में नहीं है उस तरह से, और सरकार मैंने ये सवाल इसलिए पूछा आलोक पांडे जी, सत्यपाल मलिक साहब, उन्होंने दरअसल एक न्यूज चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा कि दरअसल वो पहले भी हम भविष्यवाणी कर चुके हैं, और आज उन्होंने ट्वीट किया कि हम इस गिरफ्तारी के पहले ही भविष्यवाणी कर चुके थे, और इसके साथ उन्होंने लिखा कि ये पीएम मोदी जो है अपनी सरकार पर आखिरी कील ठोकने का काम किया, उन्होंने लिखा ये बात। सत्यपाल मलिक जी की हम राजनीतिक क्रेडिबिलिटी को बहुत नहीं मानते हैं जी, वो उनके बयानों को मैं बहुत सीरियसली नहीं लेता, वो ऐसे बयान करते हैं जिनका कोई ऑथेंटिफिकेशन नहीं होता। लेकिन ये बात सही है कि 90% लोग अगर ईडी कार्रवाई करती है, सामान्य समझ से मैं कह रहा हूँ, तो सारे विपक्ष के नेताओं पर करती है, क्या सत्ता पक्ष का भ्रष्टाचार है? नहीं है। लेकिन वही बात है, बिल्ली अपने बच्चे को पोले दबाती है। लेकिन दूसरी बात है, जनता खुश क्यों? जनता कहती है कि भाई मोदी जी 50% लोगों का भ्रष्टाचार रोक रहे हैं, तो कम से कम 50% कम। जब विपक्ष वाले सत्ता में आए तब बीजेपी वालों को जेल भेजते हैं, 100% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अभी कम से कम 50 तो हो रहा है ना, तो जनता आधे के साथ जो भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं उससे खुश है, क्योंकि इसके पहले 2014 के लिए समझौता था कि ये सारे नेता एक दूसरे पर हमला तो करते थे भ्रष्टाचार के मैटर पे, लेकिन कार्रवाई नहीं करते थे। ये अलिखित समझौता देश की जनता मानती थी कि है, मोदी जी ने उस अलिखित समझौते को तोड़ दिया है, और जो भी गिरफ्त में आ रहा है उसको जेल भेज रहे हैं। अगर इनको लगता है कि बीजेपी वाले नेता ज्यादा भ्रष्टाचारी है, तो जब ये सत्ता में उनको जेल भेजते हैं, पब्लिक 100% मुक्त हो जाएगी भ्रष्टाचार। ठीक है, वही बात जो मैंने पहले कही थी कि आपके कहने का मतलब क्या है। विजय जी, कांग्रेस ठीक है, अब सांत्वना जाहिर कर रही है, आम आदमी पार्टी के साथ है, वो खड़ी नजर आ रही है, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया। क्या अब कांग्रेस के कार्यकर्ता और उनके नेता सड़क पर भी उतरेंगे, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और उनके नेता सड़कों पर उतर रहे हैं?
योगेश, मैं आलोक जी को एक बात कहना चाहता हूं कि जब यूपीए की सरकार थी और किसी भी मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, किसी पे भी कांग्रेस के किसी नेता पे आरोप लगता था तो उसी टाइम पे उसी से रेजिग्नेशन लिया जाता था, सीएम को बदला जाता था, कैबिनेट मिनिस्टर्स को बदला जाता था। हमारे यहाँ पे पूरी तरह से साफ और पूरी क्लीन तरीके से काम होता है। बीजेपी के नेताओं पे, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर, सीएम, किसी पे इतने बड़े बड़े सब पे आरोप लगे, लेकिन अभी तक किसी से रेजिग्नेशन नहीं लिया गया, किसी से भी। आप मुझे 10 साल का एक भी रिकॉर्ड बता दीजिए कि इनके ऊपर बलात्कार के, इनके ऊपर गबन के, इनके ऊपर पता नहीं कहां के इल्जाम लग गए, सीरियस क्राइम्स के, लेकिन इनके किसी लीडर्स की कोई रेजिग्नेशन नहीं लिया गया और सब कुछ ये अपनी तरफ से अरेंज करते हैं। दूसरी बात जो आप बार बार कह रहे हैं ना कि हम उनकी डिफेंस कर रहे हैं, हम आम आदमी पार्टी के लीडर्स के अरेस्ट होने की डिफेंस नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं टाइमिंग पे, हम टाइमिंग पे बोल रहे हैं कि ये जनरल इलेक्शंस का टाइम है, इसमें सबको अपनी कैंपेन करने का हक है, जनता को अपना नेता चुनने का हक है। इस टाइम पे किसी भी एजेंसी द्वारा, ये एजेंसी भाजपा के कहने पे काम कर रही हैं और किसी भी एजेंसी द्वारा किसी आरोपी को इस टाइम पे आरोप गढ़ के गिरफ्तार करना, मतलब बीजेपी और मोदी जी इस इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। वो पब्लिक को पूरी तरह से जकड़ देना चाहते हैं कि पब्लिक उन्हीं को वोट करे। ये पूरी तरह से इंडियन डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। प्लीज आप इन बातों को समझिए, हम किसी की डिफेंस नहीं कर रहे हैं, आई एम क्लियरिंग इट वन मोर टाइम प्लीज। ठीक है, मैंने उस बात को कहा, लेकिन टाइमिंग को लेकर के मैंने इसलिए पहले भी सवाल उठाए कि दरअसल सभी राजनीतिक दलों के जो चाल चरित्र है वो एक जैसा नजर आ रहा है। वंदना जी, आप ये बात लगातार कह रहे हैं कि सरकार जेल से चलेगी, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे अरविंद केजरीवाल, लेकिन आपको लगता है कि इतना आसान है? देखिए योगेश जी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि यदि किसी की गिरफ्तारी होती है तो उसको रेजिग्नेशन करना जरूरी है। तो क्योंकि ये तो दिल्ली में पूरी जनता से सर्वे करवाया गया था कि यदि जनता देखिए, मैं आपको फिर कह रही हूँ, यदि जनता ने, आप ही को बात रखना है, आप ही को अपनी बात रखना है, आप ही को पूरा मौका दूंगा, लेकिन आप ही के नेता इस बात को कहते थे कि अगर किसी के पर एलिगेंस लगता है, कोई आरोपी बनता है, किसी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तो जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए तो तब तक उसे अपने पद पर भी बरकरार नहीं रहना चाहिए, उसे इस्तीफा दे देना चाहिए, जांच हो जाएगी, निर्दोष साबित हो जाएगा, फिर पद पर बरकरार हो जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, आपके नेता कहते थे। ये तो तब की बात है ना, जब इस तरीके के फेयर एलिगेशंस लगाए जाते थे, ये तो तब की बात है। अभी तो ईडी का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है, ईडी की अकाउंटेबिलिटी खुद ही क्वेश्चन मार्क में है, ईडी की अकाउंटेबिलिटी खुद क्वेश्चन मार्क में है कि सारे विपक्ष के नेता के ऊपर आरोप लगा और उनको जेल में डाल दो ताकि बिना विपक्ष का चुनाव हो जाए। तो इस तरीके से यदि चुनाव होने लग जाए तब तो फिर जो डेमोक्रेसी का हाल भारतीय जनता पार्टी ने करके रखा है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से डेमोक्रेसी की जो भारत में स्थिति है वो रोज ही हत्या होती है। और यदि इस तरीके से कर दिया जाएगा तब तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि काम की राजनीति तो कर नहीं पाई, ना उन्होंने स्कूल बनाया, ना उन्होंने कॉलेजेस बनाए, ना उन्होंने हेल्थ केयर दिया, उनके पास देने के लिए क्या था? तो सिर्फ और सिर्फ इस तरीके की आरोप, और ईडी और सीबीआई को मैनेज करके वो विपक्ष को इस तरीके से अंदर करके चुनाव जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको ऐसे भी मोदी जी को डर लगता है। लोग जी, मैं आपके समय में नहीं बोल रही, तो प्लीज आप मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, आपके समय में बड़े ही शांतिपूर्वक सुन रही थी, तो आप भी सुनिए, ठीक है? और मैं तो यही कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से डर लगता है। उन्होंने दिल्ली जीता, उन्होंने पंजाब बहुमत से जीता, उन्होंने एमसीडी का इलेक्शन जीता, और आपने देखा पूरे देश ने मेयर का इलेक्शन देखा, चंडीगढ़ में क्या फर्जीवाड़ा किया था भारतीय जनता पार्टी ने। आज उसी अरे मैं तो कह रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी हेन केन प्रकार चुनाव जीतना चाहती है, इसने चंडीगढ़ का इतना छोटा सा इलेक्शन झूठ बोला था। मैं तो बोल रही, जब चंडीगढ़ के छोटे से इलेक्शन के लिए इतनी फर्जीवाड़ा हो सकती है तो लोकसभा का इलेक्शन ना, ये तो सरकार बनाने की बात है। फिर तो किसी हद तक जाएगी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी। आरोप लगने पर पद छोड़ने की बात अरविंद भाई ने कही थी, आरोप लगने पर, अब खुद पे लगा आरोप। अरे तो ईडी थोड़ा नॉलेज आलोक जी, पीएमएलए केस में संशोधन भी तो इसीलिए किया गया, थोड़ा नॉलेज बढ़ा रही हूँ आपका मैं। पीएमएलए संशोधन इसलिए किया गया कि जब तक वंदना जी रोकेंगे, बड़ी खबर आ रही है, चुनाव आयोग पहुंचा है केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा, बड़ी खबर इस वक्त की। अब ये मुद्दा चुनाव आयोग पहुंचा है, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इलेक्शन कमीशन से इस मामले की शिकायत की है, मामले में चुनाव आयोग से दखल देने की मांग की है। टाइमिंग को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है, जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता भी उठा रहे हैं।
उसी मुद्दे को लेकर के अब चुनाव आयोग केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा पहुंचा हुआ है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है और टाइमिंग को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मामले में चुनाव आयोग दखलंदाजी दे। माधवी अग्रवाल जी, टाइमिंग का ही इशू यहां पर बन रहा है। अब एक डेलीगेशन चुनाव आयोग भी पहुंच गया। मैं जवाब देना चाहूंगी। बार बार मैं बोली कि ये जो प्रक्रिया है इन लोगों की शराब घोटाले की, ये अभी से नहीं चल रही, अचानक शुरू नहीं हो गई। इनके दो मंत्री जो है ऑलरेडी जेल में जा चुके, तब कोई चुनाव नहीं था। ये आज ये अगर अरेस्टिंग हुई है कल, तो तब भी ये सवाल उठा रहे हैं, इसके पहले भी उठाते। मैं सिर्फ बार बार एक ही बात कह रही हूँ कि ये जो इंडी गठबंधन के लोग आपस में एक दूसरे को डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कृपया ये लोग अपने आप में सोच लें कि ये साथ हैं कि अलग है। क्योंकि जब मुद्दा उठाते नहीं है तो ये आके सामने खड़े हो जाते हैं, और जब मुद्दा उठ जाता है तो ये कहते हैं कि यहाँ पे राजनीति हो रही है। ये जो विक्षिप्त मानसिकता के लोग जो है ना, ये जो अपनी बात को क्लियरली बता नहीं पा रहे हैं और यहाँ पे आके धमकी दे रहे हैं कि मैं ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, तो भाई आप करिए ना। आपको पता, हम तो देखना चाहते हैं कि आपकी और सोच कहाँ जा रही है। एक तरफ आप शुरुआत में प्रणाम करते हैं और उसके बाद में आप धमकी भी दे रहे हैं यहाँ पे इस नेशनल चैनल पे। तो मैं जरा सुनना चाहती हूँ कि लड़ाई जब होती है तो एक सिंपल सा एक उदाहरण होता है जिसमें लोग बोलते हैं, और इन्होंने मुझे सामने धमकी दे दी कि मैं ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। ये क्या व्यक्ति है? और आपको अपने शब्दों को सही से बोलना चाहिए। मैंने एक उदाहरण दिया है, साधारण बहुत ही सिंपल उदाहरण है जो होता है, लेकिन आप यहाँ पे गुंडा पढ़ी लिखी हैं, आप थोड़े एटिकेट्स रखिए, थोड़े एटिकेट्स रखिए। लेकिन अपने एक मुखौटे को रखिए, 10 मुखौटों को मत रखिए आप लोग। और ये विक्षिप्त मानसिकता जो आपकी दर्शा रही है यहाँ पर, एक दूसरी तरफ आप गुंडागर्दी करते हैं स्क्रीन पर, ये दोबारा से मत दिखाइएगा। नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहा, कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहा। एक सेकंड माधवी जी, नहीं, चर्चा नहीं, डिबेट को डिरेल नहीं होने देंगे। मत करिए माधवी। देखिए योगेश जी, मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि ये टाइमिंग की बात नहीं है, ये न्याय की बात है, ये जुडिशरी की बात है, देश के कानून की बात है। और न्याय प्रणाली जिस तरीके से देश में काम कर रही है, वो अपना काम करना जानती है। आप लोग घोटाले कर करके अगर बार बार आएंगे सामने, तो आपको उसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। आज उन्होंने कहा, आम आदमी की पार्टी की प्रवक्ता जो बैठी हैं, उन्होंने कहा कि ये पहले की बात थी। क्यों पहले की बात थी? आपको तो देश की जनता ने चुना ही इसीलिए था ना, क्योंकि आप बाकी लोगों की, बाकी पार्टियों से इतर अपनी बातें कहते थे। आप कहते थे आप आम आदमी की तरह रहेंगे, आप कभी किसी तरीके का कोई भी लाल बत्ती नहीं लेंगे, आप किसी तरीके की कोई भी जो सरकारी व्यवस्था है उसको लेकर नहीं चलेंगे, आप आम आदमी की तरह जीवन जिएंगे। लेकिन आपने सबसे ज्यादा खास जीवन जिया। आपने पर्दों पे लाखों रुपए खर्च करे, आपने चाय और समोसे के बिल आपने लाखों में बनाए, आपने अपने घर में करोड़ों का स्विमिंग पूल बनाया। आपने जब घोटाला किया तो आप घोटाले के बाद में ये बोलते रहे कि उनको पूछताछ के लिए भी ना बुलाया जाए। आप तो ये बोलते थे कि मैं पहले इस्तीफा दूंगा, इस्तीफा देने के बाद में मैं उसके बाद में कार्रवाई जब होगी उसके बाद में मैं अपने पद को ग्रहण करूंगा। लेकिन आप तो उल्टा ही बोलते रह रहे। और आपकी कथनी और करनी में जमीन और आसमान का नहीं, जमीन और मतलब पाताल और आसमान का अंतर कर दिया आप लोगों ने। ठीक है, आपने देश की जनता को ठगा है अरविंद केजरीवाल जी, और ये देश की जनता देख रही है। ठीक है, आ गई आपकी बात। विजय जी, ठीक है, टाइमिंग पर आप सवाल उठा रहे हैं और टाइमिंग का मुद्दा चुनाव आयोग पहुंचा हुआ है, लेकिन लोकप्रियता अरविंद केजरीवाल की इतनी ज्यादा है कि वो प्रधानमंत्री उनसे डर रहे हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है, ये कह रही है, और यही वजह है कि उनको जेल के पीछे भेजा गया। 1977 में देश में चुनाव थे। सहमत नहीं, आप सहमत नहीं है? ठीक है, आप सहमत नहीं है। चलिए, एक बात तो ये क्लियर कर दिया। वंदना जी, देखिए, इस बात से सहमत बिल्कुल नहीं है आपके सहयोगी ही दल विजय जी। दूसरी बात, 1977 में चुनाव थे देश में। जॉर्ज फर्नांडिस जो है वो जेल में थे मुजफ्फरपुर से, उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ना था। एक भी बार वो अपने संसदीय क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने नहीं गए, क्योंकि वो सलाखों के पीछे थे। उनकी पैठ थी जनता के बीच में। 3 लाख से ज्यादा मतों से वो जीते थे। टाइमिंग पर हम सवाल मान भी ले रहे हैं। अगर आपने जनता के सामने काम किए हैं, आप इतने लंबे समय से सरकार में हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो डर का है का भैया? जनता खुद देख रही है, जनता निर्णय कर देगी। हम सलाखों के पीछे हैं, ठीक है, हम चुनाव अपना नहीं लड़ेंगे, जनता हमारा चुनाव लड़ेगी, लड़ने दीजिए। विजय जी, ओके, देखिए योगेश, 1977 में सरकारें चलती थी संविधान के अकॉर्डिंगली। मोदी जी ने 2014 के बाद सारी ही जो न्यायिक संस्थाएं हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव संस्थाएं हैं, उन सबको अपने तरीके से चलाते हैं। वो पूरी तरह से ईडी
ईडी, मुझे तो उनपे सहानुभूति है ईडी वालों से, सीबीआई के ऑफिसर से, एम्प्लॉय से, जो भी इनकम टैक्स वालों से, कि वो बेचारे अपने अब फिर मुझे थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा। से नहीं काम कर पा रहे। फिर विजय जी अब थोड़ा सा मुझे फिर और पीछे जाना पड़ेगा। ये जो आपने संविधान का हवाला दिया, और हाँ, अब मुझे फिर वो दौर जाना पड़ेगा जब आपकी सरकार थी, इमरजेंसी का दौर था, और उसके बाद इमरजेंसी खत्म होती है और कैसे भी करके आनन फानन में तुरंत चुनावों का ऐलान कर दिया जाता है, और उसके बाद कैसे आप मुंह की खाते हैं वो भी आप देखते हैं। तब कौन से संविधान का पालन किया गया? तब कौन सी एजेंसियां आपके हाथों में नहीं थी, सरकार के हाथों में नहीं हुआ करती थी? लोग जेल में थे, उनको क्या क्या नहीं किया गया? पत्रकार लिख नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे, नेता अपनी बात नहीं कह पाते थे, तब भी तो दिखाया ना, जनता ने आई ना। हमने इमरजेंसी के बाद कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्शन हुआ ना, हम हारे, कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन हुआ ना, तो कम से कम मोदी इलेक्शन तो ठीक ढंग से होने दें। जो अपने प्रतिद्वंदी हैं उनको इलेक्शन में आने दें, उनको वोट प्रचार करने दें, उनको अपनी बात रखने दें। मोदी जी अपनी बात रखें, माधवी अपनी बात रखें, विजय हंस अपनी बात रखेगा, वंदना अपनी बात रखें। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? तो इलेक्शन हो रहे हैं, चुनाव आयोग लगातार कह रहा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि फेयर इलेक्शन होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी है। आप इलेक्शन कमीशन, मैं बात कर रहा हूं बीजेपी गवर्नमेंट और उनके हेड की, कि आपको दिक्कत क्या है? आप क्यों इस इलेक्शन को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं? आप क्यों लोगों को बांध रहे हैं? ओपोजिशन लीडर्स को, ओपोजिशन के कार्यकर्ता को क्यों बांध रहे हैं? आप ओपन फेयर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दीजिए ना। क्या हार का डर है? यही तो बात है योगेश, हार का डर है, इस वजह से अपने आप को बचाना चाहते हैं। आलोक जी समझ लेते हैं, हमने 74-77 का जिक्र किया, क्या उससे भी बुरा दौर चल रहा है? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि उससे बुरा दौर है, क्योंकि आपको पता, आपने एक बात बताई, पीछे वाली मैं भी बता देता हूँ। ये कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो अखबार में खाली छोड़ देने पर, कुछ न लिखने पर जेल भेज देती। लिखने ये विरोध कैसे आपने दर्ज करा दिया? ब्लैंक कॉलम कैसे छोड़ दिया आपने? और ये बात एक कांग्रेसी नेता कह रहे थे, इनके बड़े नेता, कि हमने जो किया वो संवैधानिक था। 1975 जो किया, 352 तो संविधान का हिस्सा है, और हमने कॉन्स्टिट्यूशन के सपोर्ट में काम किया था। हमने कौन सा गैर संवैधानिक काम कर दिया था? ये नहीं अभी साल भर पहले के बीच के अंदर कहा कांग्रेसी नेता ने कि हमने जो किया वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल काम किया था, हमने तो कोई गैर संवैधानिक काम नहीं किया। बोले क्यों? बोले तो संविधान में लिखा है आपातकाल लगाना, लेकिन उन्होंने अधूरा बताया। आपातकाल 3 परिस्थितियों में लग सकता है, उन तीनों में से कोई परिस्थितियां नहीं थी। इन्होंने, इंदिरा गांधी ने व्यक्तिगत कारणों से जैसे नहीं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, उसका कांग्रेस को खामियाजा भी भुगतना पड़ा। वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था विजय जी को कि अगर ऐसा वर्तमान की सरकार कर रही होगी, अगर आपको ऐसा लगता है, तो जनता भी देख रही है और जनता उसका माकूल जवाब देगी, उसमें आपको कोई चिंता होने की जरूरत नहीं है। माफ कीजिएगा विजय जी, अब आपको रोक रहा हूं। इमरजेंसी के बाद कम से कम फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, हम हारे। अरे अभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो होने दो, फेयर इलेक्शन तो होने दो। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं विजय जी होंगे। चुनाव आयोग आप लोग गए, देखिए वहां से क्या कुछ आपको जवाब मिलता है। बहरहाल आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं हैं, आप लोग चुनाव लड़िए। फेयर इलेक्शन की बात चुनाव आयोग कर रहा है और कराएगा, पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय का अभाव, इसलिए चर्चा को यहीं पे विराम देना पड़ रहा है। और लगातार अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से सियासत और गर्माती नजर आ रही है और परवान चढ़ती नजर आ रही है। अब चुनाव आयोग इंडिया गठबंधन गया है और इंडिया गठबंधन का ये जो डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंचा है, वहां पर इस टाइमिंग को लेकर के सवाल उठाया गया है। क्या कुछ चुनाव आयोग की तरफ से कहा जाता है, वो भी अपडेट आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज। नमस्कार।